So today we'll be starting with BBA Semester 3 Accounts, and the name of the chapter is Ratio Analysis, and we'll be doing the theory of this chapter. So ये PDF actually मैंने बनाई है. जो आपकी बुक में theory है that is like वो बहुत systematic way में नहीं provide की हुई है. So ये मैं आपको वो वाली सारी चीजें करवा रही हूँ जो हमारे जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरी के, तो ये मैं वो वाले करवा रही हूँ. इससे आपका मेन सारा चैप्टर कवर हो जाएगा फॉर द थ्योरी पार्ट. ओके, सो क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी कम है एंड प्रैक्टिकल ज्यादा है, सो जितनी थ्योरी मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है एंड जो बैक क्वेश्चंस में मोस्टली दिए हुए हैं वो मैं सारे यहाँ पे कवर करवाऊंगी. So the first question is what is meant by ratio analysis? Discuss its objectives and limitations. यानी कि हमने इसमें बताना है कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वही उसी का नाम है रेशियो एनालिसिस. तो हम उसी के मीनिंग एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन से स्टार्ट करेंगे. मीनिंग: Ratio analysis is a quantitative tool of financial analysis which examines the relationship between various items in the financial statements of a business. अब रेशियो एनालिसिस एक ऐसा क्वांटिटेटिव टूल है जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस करता है. फाइनेंशियल एनालिसिस हमें पढ़ा है कि हमने जो सारी चीजें हैं जो भी हम नंबर्स देखते हैं, जो भी फाइनेंस के रिलेटेड चीजें हैं उनको सबको एनालाइज करना, यानी कि हमारा बेसिकली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालिसिस करना एंड उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लेना सो दैट हम उससे डिसीजंस ले पाए. राइट, सो हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, यानी कि एक ऐसा टूल होता है जो कि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एनालिसिस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. ये दोनों होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू रेशियोज व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड टू एक्सेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म. अब वो बोलते हैं कि रेशियो एनालिसिस करता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है फाइनेंस को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने की, सो दैट वो जो सारा कॉम्प्लेक्स डाटा है ना, कॉम्प्लेक्स डाटा को ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है आपको. ठीक है, ये प्राइमरीली यूज किया जाता है मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, सो दैट वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए. अब मैंने आपको क्या बताया, यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है सो दैट हम डिसीजंस ले पाए. सेम बात इन्होंने यहाँ पे की, ये मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के लिए यूज होता है बिकॉज उनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं बहुत सारे. सो ये है बेसिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, यानी कि एक ऐसा टूल है, एक ऐसा क्वांटिटेटिव टूल है जो कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पर्पस ऑफ दिस? पहले तो एक्सेस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी कि ये बताता है कि जो बिजनेस है क्या उसके जो रिसोर्सेज हैं वो एडिक्वेट है या नहीं. यानी कि अगर मेरी ऑब्लिगेशन, यानी कि मेरे को सपोज 30,000 का मेरा कुछ भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी सेल होनी चाहिए 30,000, मैंने ये सोचा है, ठीक है, और मेरे पास रिसोर्सेज कम है. ठीक है, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, क्या मैं सेल कर पाऊंगी? इतनी नहीं कर पाऊंगी. सो आई हैव टू लाइक एनालिसिस करनी पड़ेगी मुझे कि क्या मेरे पास उतना एडिक्वेट रिसोर्स है या नहीं है. तो मैं ये किससे करूंगी? रेशियो एनालिसिस से. इवैल्यूएट प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि ये एनालाइज करता है कि जो हमारी कंपनी है वो कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट्स बना रही है सेल करके या इन्वेस्टमेंट करके. एनालाइज हाउ एफिशिएंटली द कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल्स और इन्वेस्टमेंट. नाम से समझ में आ रहा है, इवेल्युएट प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रॉफिट को एनालाइज करता है कि हमारी सेल करने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, किस चीज से प्रॉफिट बढ़ रहा है. मेजर्स लिक्विडिटी. लिक्विडिटी यानी कि लिक्विडिटी वो होती है जो कि हम इजिली जो है, ओके, लेट मी रीड. एक्सेस द फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ द शॉर्ट टर्म डेट्स एज दे फॉल ड्यू. वही मैं बता रही हूँ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई डेट है, यानी कि हमारे पास हमने किसी के पैसे लिए हैं, वो बहुत थोड़े से पैसे हैं, हमने शॉर्ट टर्म बेसिकली लोन कह सकते हैं हम उसको, हमने किसी से लिया, तो अगर मैं वो पे कर दूंगी तो वो मेरा एबिलिटी होगी फॉर्म की कि हाँ मैं
अपनी लायबिलिटी जो है या अपनी जो मैंने किसी से कुछ लिया है वो मैं चुका सकती हूँ। तो रेशियो एनालिसिस हमें ये दिखाता है कि हाँ, अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं या किसी से कुछ किया है तो हम उसका चुका सकते हैं, यानी कि उसको पे ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी चेक करता है। एग्जामिन द कैपेसिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वो जो है हमारी सही रखता है, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, जो हमारी लाइक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करने में हेल्प करता है। तो क्या हमारे पास, हमारी बिजनेस के पास इतना वो है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म चीजों को अच्छे से कर पाए। सो दैट इज सॉल्वेंसी। फिर आ जाता है वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना, कि क्या हमारी कंपनी की क्या कमियां हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है, वो सारी बताना। एड डिसीजन मेकिंग, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि रेशियो एनालिसिस हमें ऐसे क्वांटिटेटिव टूल है जो कि हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो वही बात है कि ये मैनेजमेंट में, कंट्रोलिंग में, ऑपरेशंस में एंड डिसीजंस लेने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी कि कंपेयर करने में। अब हमने देखा होगा कि जब हम बोलते हैं कि सपोज हमारे ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब सपोज हमारी क्लास में 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो इसकी रेशियो क्या होगी? 3:2, यानी कि बॉयज हमारे 3 रेशियो से हैं और गर्ल्स 2 रेशियो से हैं। तो कंपैरिजन इजिली हम कर पा रहे हैं कि बॉयज ज्यादा है, गर्ल्स कम है। सेम इज विद दैट, रेशियो एनालिसिस हमें ये हेल्प करता है कि हम कंपेयर कर सकें परफॉर्मेंस को ओवर द टाइम और विद द इंडस्ट्री बेंचमार्क्स, यानी कि क्या हमने जो बेंचमार्क एक सेट किया था एंड क्या हमने वो अचीव किया या हम नहीं अचीव कर पाए, तो वो हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस। अब रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं? पहले तो ये हिस्टोरिकल डाटा पे रिलाई करता है, यानी कि करंट या फ्यूचर के बारे में नहीं बताता। फिर ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि स्किल्स, जैसे कि क्वालिटी, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, जैसे कि लॉयल्टी, जैसे कि ऑनेस्टी, ये सारी चीजें जो है ये मिसिंग है बेसिकली। इसमें सिर्फ क्या है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ओनली क्वांटिटेटिव टूल है ये क्वालिटेटिव टूल नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्वालिटेटिव फैक्टर्स इसमें नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफर फ्रॉम कंपनीज मेकिंग कंपैरिजन लेस रिलायबल। अब कंपनी ए की जो पॉलिसीज है वो अलग होंगी, कंपनी बी की पॉलिसीज अलग होंगी, तो क्या हम इनमें कंपेयर कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सो हम अपनी कंपनी में कंपेयर कर सकते हैं, बट हम दूसरों की कंपनी के साथ नहीं कंपेयर कर पाएंगे। सीजनल वेरिएशंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स कैन डिस्टॉर्ट रेशियोज। जो हमारे सीजनल वेरिएशंस हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स कई बार हो जाते हैं, कई बार हमें ज्यादा लाइक सेल हमारी हो जाती है, कई बार बहुत कम होती है किसी रीजन की वजह से, कई बार सीजन की वजह से वेरिएशंस आने लग पड़ती तो हमारी सेल नहीं होती। तो क्या हम उस चीज को किसी तरीके से रेशियो एनालिसिस के थ्रू कर पाएंगे? सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एट द एंड हमें इंटरप्रेट कर रहा है, हमें एनालिसिस बता रहा है, वो हमें सोल्यूशन नहीं बता रहा। तो इसमें जो है ये कई बार हमें, ये हमारी लिमिटेशन है। Ratios require interpretation, they cannot give a complete assessment alone. अब सपोज अगर मैं बोल दूं कि कुछ भी 2:1 है, क्या मेरे को समझ में आ रहा है कि 2 क्या है, 1 क्या है? सपोज मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज का बता दूं कि एसेट्स हमारे 2 हैं, लाइबिलिटीज ज्यादा है, सॉरी लाइबिलिटीज 1 है, यानी कि कम है। तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि हमारे एसेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है। लाइबिलिटीज कौन सी हैं, लाइबिलिटीज एक्चुअल में कितनी है, ये तो हमारे पास रेशियो ऐसे थोड़ी कि 1 रुपए की लाइबिलिटी होगी, एक्चुअल में कितनी है, लाइबिलिटी को हम कैसे हटा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें नहीं बताता। अब एसेट्स हमारे पास 2 हैं, सिर्फ 2 ही हमारे पास मशीन्स हैं हमारी कंपनी में, सिर्फ लाइक हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है, हमें कुछ भी इससे इंटरप्रिटेशन मिल रही है? नहीं मिल रही। तो ये कहते हैं कि सिर्फ उसको लाइक सिर्फ हमने रेशियो एनालिसिस नहीं करना, उसको इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो अकेला रेशियो बताना जो है वो सही नहीं है। रेशियो एनालिसिस हम कैसे करते हैं? सपोज एसेट्स डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज, ये होगी रेशियो। हम जैसे
स्कूल में भी पढ़ते थे 2:1 ये रेशियो है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, बट कुछ भी हमें एग्जैक्ट इससे पता नहीं चल रहा कि हमारी कौन सी लाइबिलिटीज हैं, कितनी एक्चुअल में लाइबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें यहाँ से नहीं पता चलती। तो ये है इनकी लिमिटेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन व्हाट इज द रेशियो एनालिसिस, ये हमने कर लिया। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन इट, अब हम इनके स्टेप्स देखेंगे। पहले तो हम इसमें से क्या करते हैं कि अगर हमने सपोज रेशियो एनालिसिस करना है, सपोज हम बॉयज इज टू गर्ल्स का जब हम क्लास में देखते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं कि हमारे पास कितने बॉयज हैं हम वो देखते हैं, फिर कितने गर्ल्स हैं वो देखते हैं, फिर हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फिर हम इनकी रेशियोज निकालते हैं, फिर रेशियोज को इंटरप्रेट करते हैं और फिर कंपेयर करके रिपोर्ट बताते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम होता है अकाउंट्स में, यानी कि फाइनेंस में। पहले हम फाइनेंशियल डाटा को कलेक्ट करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, सच एज एसेट्स कौन सी हैं, लाइबिलिटीज कौन सी हैं, एक्सपेंसेस कौन से हैं, रेवेन्यू कौन सी है, ये सारी चीजों में उनको क्लासिफाई करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे रेशियोज को, जैसे कि हमारा आ गया 2:1। सपोज ये हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। अब इससे तो अकेला कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो अगर हमने सपोज एसेट्स टू लाइबिलिटीज की अगर हमने रेशियो निकाली है, ठीक है, तो इससे तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि इसको बताएंगे कि एक्चुअल में ये क्या है और कैसे है। फिर हम इनका कंपेरिजन करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे पिछली वैल्यूज के साथ, ठीक है, या पिछले ट्रेंड्स के साथ। फिर हम लास्ट में रिपोर्ट करेंगे, हम अपनी प्रॉपर रिपोर्ट बताएंगे कि एसेट्स में कितने हैं, एक्चुअल में एसेट्स हमारे पास 2 रेशियो में है, एक्चुअल में कितने हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, और वो एसेट्स का हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी बातें। फिर लाइबिलिटीज बताएंगे कि ये 1:1 की रेशियो में थी। फिर हम बताएंगे कि जो हमारी लाइबिलिटीज हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं, एक्चुअल में कितनी लाइबिलिटीज है, हम लाइबिलिटीज को कैसे पे ऑफ कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इंटरप्रेट करके कंपेयर करके फाइनली फिर हम रिपोर्ट बना देंगे, सो दैट हम इन फ्यूचर और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ पाए। ये थे हमारे स्टेप्स रेशियो एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिर वही रेशियो एनालिसिस क्या होता है एंड यूजेस एंड लिमिटेशंस बताने हैं। ये रेशियो एनालिसिस हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया था, ठीक है। लिमिटेशंस भी हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। मैं आपको यूजेस करवाती हूँ। यूजेस भी एक्चुअली सेम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही यूजेस हैं, मैं आपको फिर से एक बार करवा देती हूँ दोनों चीजें। तो पहले हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है, यानी कि अगर हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हम डिसीजंस ले पाते हैं कि क्या हम और चीजें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, यानी कि हम प्लानिंग कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं। अगर सपोज हमारी एसेट्स टू लायबिलिटीज की रेशियो है 1:3, यानी कि लायबिलिटीज हमारे पास ज्यादा है, तो हम अगर हमारे पास ये रेशियो एनालिसिस होगा तो हम बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, हम बजट कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे अपनी लायबिलिटीज को। इन्वेस्टर असेसमेंट कर पाएंगे, यानी कि हम ये बता पाएंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और हम अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना दे सकते हैं। यानी कि अगर सपोज हमने 3 लाख रुपए किसी हमने इन्वेस्टर से लिया है, तो हम उसका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, हमारी कंपनी के पास कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये भी हम रेशियोज के थ्रू बता सकते हैं। फिर हम क्रेडिट इवेल्युएशन कर सकते हैं, यानी कि हमारी कंपनी कितना उधार ले सकती है, रिस्क ऑफ लेंडिंग हमारे पास कितना है, क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम इन फ्यूचर चुका पाएंगे ये लायबिलिटीज। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं, यानी कि अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कंपेयर कर पाएंगे कि हमारी पहले क्या परफॉर्मेंस थी और अब क्या परफॉर्मेंस है। फिर कंपैरिजन कर पाएंगे, सपोज हमने बेंचमार्क सेट किया था कि हमने इस महीने में 50,000 का प्रॉफिट करना है, ठीक है, तो हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था 50,000 का और हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ 60,000। तो हम ये देखेंगे क्या हमने अपना बेंचमार्क जो है वो अपना कंप्लीट किया, हमने कंपैरिजन अपना जो था वो कंप्लीट किया। फिर हम वीकनेस भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या हमारे पास क्यों हमारे पास अगर सपोज 20,000 सारा प्रॉफिट हुआ है तो हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। हमने उधार तो नहीं ज्यादा ले लिया, हमारी लिक्विडिटी तो पुअर नहीं है, हमारी एफिशिएंसी तो ठीक है क्या नहीं है, यानी कि हम वीकनेसेस भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेशंस मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव नहीं होता, ठीक है। हिस्टोरिकल डाटा होता है, इसमें मेथड्स बहुत ज्यादा अलग हो सकते हैं और रेशियोज जो है हमें कंप्लीट इनसाइट नहीं बताते, हमें
इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। तो ये थे हमारी वीकनेसेस, यानी कि हमारी लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं। Okay. Next is ratio analysis is a tool to examine health of the business with a view to make the more uh, financial results more intelligible. Okay. So इसका मतलब है कि जो हमारे Question 4 is ratio analysis is a tool to examine the health of business with a view to make financial results more intelligible. यानी कि वो बोल रहे हैं जो रेशियो एनालिसिस है हमारा, ये एक ऐसा टूल है, हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि ये एक क्वांटिटेटिव टूल है, ठीक है, जो कि क्वांटिटेटिव टूल है जो कि हमें एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो वही ये बोल रहे हैं, रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक ऐसा टूल है जो कि हेल्थ ऑफ द बिजनेस को एग्जामिन करता है, ठीक है, विद द व्यू टू मेक फाइनेंशियल रिजल्ट्स मोर इंटेलिजिबल। यानी कि जो हमारे रिजल्ट निकल के आए वो और ज्यादा अच्छे तरीके से निकल के आए। वो कैसे? अब बेसिकली हमने इसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स या हम बोल सकते हैं उसके एडवांटेजेस ये बताने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो हमारा रेशियो एनालिसिस है वो बहुत हमें हेल्प करता है। तो वो कैसे करता है? वो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल जो हमारा स्टेटमेंट्स है वो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ऑब्वियसली जब हम बैलेंस शीट देखते हैं या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, विच इज ऑफन टू कम्प्लेक्स फॉर द डायरेक्ट एनालिसिस। वो हमें एनालिसिस करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो क्या होता है, जो रेशियो एनालिसिस होता है वो कन्वर्ट करता है डाटा इनटू अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप्स। यानी कि वो इतने अच्छे तरीके से लाइक डाटा को समझा देते हैं हमें, एंड वो हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में इंसाइट देता है। यानी कि फिर वो हमें बताता है कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स, एग्जाम्पल हाई लिक्विडिटी एंड वीकनेस, लो प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि हमारे कंपनी के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस फाइंड करने में ही हेल्प करता है। हमारी कंपनी के बहुत सारे लाइक अच्छी चीजें हो सकती हैं जो सिर्फ हमारी कंपनी के लोगों को ही पता है, बहुत सारी बुरी चीजें हो सकती हैं जो कि वो भी हमारी कंपनी के लोगों को ही पता है। सो दैट मीन्स जो हमारा रेशियो एनालिसिस है वो हमें प्रोवाइड करता है कि कैसे हम जो है ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स हैं इनको हम ठीक कर सकते हैं, राइट। Stakeholders such as investors, creditors, management can use these ratios to for informed decisions। ये भी हमने ऑब्जेक्टिव्स में और देखा था पॉइंट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अभी करता क्या है बेसिकली, ये सिंप्लीफाइज करता है कंपैरिजन को विद द लास्ट परफॉर्मेंस या इंडस्ट्री बेंचमार्क से कॉम्पिटिटर्स। यानी कि रेशियो एनालिसिस, अब सपोज हमें ओके फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्कूल, ठीक है। अब ये स्कूल की एक क्लास है, ये स्कूल की दूसरी क्लास है, ठीक है। इसमें टोटल बच्चे 50 हैं, इसमें टोटल बच्चे ओके 60 हैं, ठीक है। तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स 30:20 की रेशियो में है, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स 30:30 की रेशियो में है, ठीक है। अब इससे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, उन्होंने बोला कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स यानी कि ये सेक्शन ए ये सेक्शन बी एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है, तो हमें इसका रेशियो भी पता चल जाएगा। इसकी रेशियो क्या होगी 5:6 रेशियो में, यानी कि सेक्शन बी में जो है वो बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। और हमें भी ये विद इन द जो कंपनी है वो भी बता देते हैं, यानी कि विद इन द क्लास भी बता देते हैं कि 3:2, यानी कि इसमें बॉयज ज्यादा है गर्ल्स कम है, और इसमें 1:1 यानी कि इसमें गर्ल्स और बॉयज की रेशियो सेम है। तो उसने विद इन द क्लास भी बता दिया और कॉम्पिटिटर्स के साथ भी बता दिया। सो सेम दे आर सेइंग, हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से भी देख सकते हैं, अपने बेंचमार्क से भी देख सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर से भी देख सकते हैं, यानी कि कंपेयर कर सकते हैं। इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी ऑफ द फाइनेंशियल डाटा, ये एकदम फाइनेंशियल डाटा को एकदम क्लियर कर देता है, एकदम ट्रांसपेरेंट कर देता है, ये कोई भी आके उससे समझ सकता है। एंड ये हमें हेल्प करता है प्लानिंग करने में, बजटिंग करने में एंड कंट्रोलिंग करने में,
सो ये थी हमारी बेसिकली फायदे की चीजें जो कि रेशियो एनालिसिस से होती हैं. The last point is enhances confidence among the investors and creditors by providing clear insights into the financial health. अब बैलेंस शीट हमारी कंपनी की सपोज बहुत कॉम्प्लेक्स है, P&L हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. तो अगर हमने किसी को दिखाना है अपनी कंपनी के बारे में, हमने इन्वेस्टर्स को दिखाना है, यानी कि जिनसे हमने पैसे लेने, वो हमें पैसे क्यों देंगे? क्योंकि उनको पता है कि हमारी कंपनी फायदे में है, यानी कि प्रॉफिट में है. तो ये प्रॉफिट पर कैसे पता चलेगा? P&L से पता चलेगा. तो अगर इन्वेस्टर्स को हमारा P&L अकाउंट समझ में आएगा तो ही तो वो इन्वेस्ट कर पाएंगे ना. सेम एज द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से हमने पैसे लेने हैं, उनको हमारी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कि हम इनका उधार चुका पाएंगे या नहीं, कंपनी वाले उधार चुका पाएंगे या नहीं. तो द क्रेडिटर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये थे रेशियो एनालिसिस हमें कैसे हेल्प करता है रिजल्ट्स को मोर इंटेलिजिबल दिखाने में. ओके, आगे आ जाता है क्वेश्चन. फिर वही सिग्निफिकेंस ऑफ द रेशियोज और उसकी लिमिटेशंस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सिग्निफिकेंस में उसकी सारी फायदे लिख देने कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करता है, फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, एंड हमारी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, यानी कि हमारे काम करने का तरीका भी सही हो जाता है. और लिमिटेशंस हिस्टोरिकल डाटा है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स यानी कि क्वालिटेटिव, जो हमने ऊपर भी हर क्वेश्चन में बात किया लिमिटेशन वाले में, वो इग्नोर होता है. मेथड्स अलग हो सकते हैं तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो सकता है. सीजनल वेरिएशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंड हम ये भी देख चुके हैं रेशियोज जो है वो सिर्फ अकेली हमें हेल्प नहीं करती, इनका इनसाइट भी, इनकी इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट. तो ये थी इनकी लिमिटेशंस. नेक्स्ट आ जाता है, वो कह रहे हैं कि रेशियोज जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं, समटाइम्स पॉइंटर्स भी बन सकते हैं, बट नॉट देमसेल्फ पावरफुल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 2:1 की रेशियो में गर्ल्स वर्सेस बॉयज है, यानी कि गर्ल्स 2 है और बॉयज की रेशियो 1 है. तो हमें रेशियो कुछ इंडिकेट कर रहा है. अगर सिर्फ हमारे पास ये डाटा हो तो हमें कुछ ना कुछ तो ये रेशियो इंडिकेट कर रहा है, बट ये इतना पावरफुल टूल नहीं कि हमें मैनेजमेंट करने में हेल्प कर दे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो देख लेते हैं. ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है. अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 1:3 की रेशियो में है, ठीक है. हमें कुछ तो इंडिकेट हो रहा है कि हमारा लॉस ज्यादा एंड प्रॉफिट कम है, बट क्या हमें ये बता पा रहा है कि लॉस क्यों हो रहा है, हम कैसे इस लॉस को ठीक कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट कहाँ कहाँ से आ सकता है, हम अपने प्रॉफिट को और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या ये हमें सारी चीजें इंडिकेट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा. सो द पॉइंट इज कि रेशियोज हमें कुछ बताते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं, बट वो हमें कुछ समझा नहीं पाते. तो रेशियोज जो है वो इंडिकेटर्स की तरह एक्ट करते हैं इन द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यानी कि ये हमारी स्ट्रेंथ है और हमारी क्या वीकनेस है ये हमें बताते हैं. वो पॉइंटर्स की तरह भी है, यानी कि ये हमें गाइड करते हैं कि कौन से एरिया में अटेंशन की जरूरत है. जैसे यहाँ पे अभी हम ये गाइड कर रहे हैं कि प्रॉफिट के लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है और लॉस को हमें किसी तरीके से कम करना है. तो ये पॉइंटर्स भी बताते हैं, बट सोल्यूशंस नहीं बता रहे. कैसे करेंगे, कोई नहीं बता रहा. हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें लॉस को किसी तरीके से कम करना है, बट सोल्यूशन तो नहीं इस रेशियो से हमें समझ आ रहा. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. जो हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी कई बार डिपेंड हो सकते हैं. एंड मैनेजमेंट जजमेंट अलोंगसाइड द रेशियो एनालिसिस, हम इस रेशियो को हम एनालिसिस करके फिर हम इतने अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं कि हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है. सो समटाइम्स ये इंडिकेटर्स हो सकते हैं, हमें कुछ इंडिकेट कर सकते हैं, कुछ पॉइंटर्स बता सकते हैं, बट ये हमें सोल्यूशंस नहीं बताते. ओके, so question number 7th is ratio analysis is only a technique for making judgments. अब what I'm trying to say is, अब अगर ये क्वेश्चन आपका बैक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है. अगर सपोज ये 20 मार्क्स में आ जाए तो क्या आप इतना ही लिख के आओगे ये 4 पॉइंट? नहीं. हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले रेशियो एनालिसिस का पूरी डेफिनेशन देंगे, पूरा इसका मीनिंग लिखेंगे, और ये हमारा चल जाएगा 3 to 4 लाइन्स का, ठीक है. फिर उसके बाद अब वो बोल रहे हैं कि रेशियो एनालिसिस इतना पावरफुल टूल नहीं है, नॉट देमसेल्व्स अ पावरफुल टूल. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें लिमिटेशंस बता सकते हैं.
ठीक है, तो ये लिमिटेशंस के हमने जितने भी पॉइंटर्स पढ़े ऊपर, हमने क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स देखे थे? ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स, राइट? ठीक है, तो 6 पॉइंट्स हम इसके लिख के विद एक्सप्लेनेशन ये लिख सकते हैं। ये कितना हो गया? ये हम ऑलमोस्ट 1.5 पेजेस में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो विच मेक्स अराउंड 2 पेजेस। ठीक है, फिर हम ये बता सकते हैं, फिर हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं कि रेशियोज जो है हमारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, हमारे पॉइंटर्स हो सकते हैं, बट वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते। इसको हम अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाला एग्जांपल दिया। हम इसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं, उसकी रेशियो भी दिखा सकते हैं। तो कैन इट मेक्स टू अराउंड 2.5 और 3 पेजेस, राइट? सो दिस इज हाउ वी नीड टू राइट एन आंसर। चाहे इसमें थ्योरी, ये चैप्टर थ्योरी का नहीं है, बट जो मैं आपको समझा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपने बस इतना ही लिख के आना है। यू हैव टू लाइक यूज योर ब्रेन एंड राइट एवरीथिंग। रेशियो एनालिसिस की, क्योंकि चैप्टर किसके बारे में है? रेशियो के बारे में। आपको पता होना चाहिए रेशियो एनालिसिस क्या होते हैं। फिर आपने ये उनको जो क्वेश्चन बताया वो एक्सप्लेन करना है। फिर वो उन्होंने बोला है कि वो सॉल्यूशंस नहीं देता, तो फिर हम उसकी लिमिटेशंस लिख देंगे। दिस इज हाउ यू नीड टू राइट एन आंसर, सेम एज हमने ऊपर वाले भी करने हैं। ये मैं जस्ट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर मेकिंग जजमेंट्स नॉट सुटेबल फॉर जजमेंट्स एग्जामिन्ड। अब वो बोल रहे हैं कि हम इसमें जजमेंट्स बना सकते हैं, बट क्या वो जजमेंट्स हम सही है या नहीं है हमें ये नहीं पता। सो रेशियो एनालिसिस जो है वो हमें प्रीलिमिनरी जजमेंट्स बताते हैं अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ, बट जो हमारा फाइनल डिसीजन है उसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। रेशियोज के अलावा हमें मार्केट की कंडीशंस भी देखनी पड़ती है, कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस भी देखना पड़ता है, पॉलिसीज भी देखनी पड़ती है। सो सेम एज ऊपर वाला क्वेश्चन, ये हमें ये बता रहा है कि जो हमारी रेशियो एनालिसिस है वो हमें जजमेंट बता सकता है, यानी कि हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बता सकता है, बट अगेन वो हमें डीपर इन्वेस्टिगेशन नहीं बता सकता, राइट? सपोज वही हम सेम एग्जांपल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाली। हमें ये पता चल रहा है कि हमें लॉस को किसी तरीके से कम करना है, बट उसके सोल्यूशंस नहीं है, डीपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं पता, हमें अपनी कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस के बारे में नहीं पता। सो रेशियोज हमें इवेलुएट करने में हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस को, बट डेफिनेट मेजर्स नहीं देते कंपनी के फ्यूचर के लिए, राइट? सेम हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, इसका अब ऑब्वियसली एक ही आएगा इनमें से, कोई भी क्वेश्चन दोनों तो आ नहीं सकते सेम टू सेम। तो इसमें भी हम वही करेंगे, रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम ये पॉइंट्स लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इनको, एंड फिर हम लिमिटेशंस लिखेंगे रेशियो एनालिसिस की। सेम ये क्वेश्चन भी चलेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम आ जाते हैं डीपर इनटू द रेशियो एनालिसिस। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट द लिक्विडिटी रेशियोज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। Liquidity ratios measure a company's ability to meet short-term obligations using its current assets. अब करंट एसेट्स जो कि 1 ईयर के अंदर अंदर हम यूज कर सकते हैं, वो होते हैं करंट एसेट्स, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म जो हमारी ऑब्लिगेशंस है, शॉर्ट टर्म ड्यूटीज है, जो लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं वो कंपनी की एबिलिटी को मेजर करते हैं, यानी कि हमारी कंपनी उस शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को, शॉर्ट टर्म ड्यूटी को कैसे पूरा कर सकती है थ्रू आर करंट एसेट्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने अपना ओके, हम एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, पहले हम टाइप्स ऑफ रेशियोज देख लेते हैं। तो हमें लिक्विडिटी रेशियो का मतलब समझ आ गया, जो कि हमें शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने में कंपनी की एबिलिटी को बताते हैं थ्रू द करंट एसेट्स। पहला आ गया करंट रेशियो, जिसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को मेजर करते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है। फिर आ गया क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। इसमें करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को हम माइनस कर देते हैं और करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। फोकस ऑन मोस्ट लिक्विड एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री।
इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंश्योर करता है कि पेमेंट जो हमारी लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, वो टाइमली पे हो जाए। हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बताता है। इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स को हमें रिस्क एक्सेस करने में हेल्प करता है। एंड हमें मैनेजमेंट यानी कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है और जो हमारा प्लानिंग है उसमें हेल्प करता है। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने लिक्विडिटी रेशियोज का सिग्निफिकेंस पूछा है। अब लिक्विडिटी रेशियो की यहाँ पे हम दो टाइप्स हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो में हमने उसका फॉर्मूला बताना है। पहले तो हमने इसमें रेशियो एनालिसिस का मतलब देखना है, फिर हमने लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब देखना है, फिर हमने टाइप्स ऑफ रेशियोज का ऐसे हम एक चार्ट बना देंगे टाइप्स में जाके, ठीक है। फिर हम चार्ट बना देंगे, यहाँ पे लिखेंगे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, फिर इनके फॉर्मूलेज लिखेंगे, ठीक है। फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना लाइक प्रॉपर लिखना, ठीक है। उसमें हम ये सारी चीजें लिखेंगे, तो ऐसे हमारा आंसर बड़ा हो जाएगा, राइट। फिर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, आइडियल रेशियो लिखेंगे और सिग्निफिकेंस लिखेंगे। ये शॉर्ट टर्म जो हमारा करंट रेशियो है वो हमें शॉर्ट टर्म यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड जो क्विक रेशियो है उसकी फोकस होता है हमारा लिक्विड एसेट्स पर, यानी कि और जो हमारा उसका आइडियल रेशियो होता है वो होता है 1:1। फिर हम इनका सिग्निफिकेंस भी बता देंगे, ठीक है, कि हम इसमें जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है उसको टाइमली पे कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स को रिस्क एसेस करने में हेल्प करते हैं और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग में हेल्प करता है। Next is 9. Describe the various ratios that are likely to help management of a manufacturing unit forming an opinion on solvency position of the business. यानी कि वो रेशियोज की बात करें, कौन सी ऐसी रेशियोज हैं जो मैनेजमेंट को हेल्प करेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक ऐसा ओपिनियन फॉर्म करने में फॉर द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब सॉल्वेंसी हमने कई बार पढ़ा होगा कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, यानी कि कंपनी का दिवाला निकल गया। तो मैं आपको एक बार सॉल्वेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। So solvency is state of not owing money to anyone or easy language में बोले तो having the ability to pay your debts। अब सॉल्वेंसी पोजीशन यानी कि हमारी क्या पोजीशन है कि हम अपनी जो लाइबिलिटीज हैं, उधार है, उनको पूरा कर पाए, ठीक है। तो ये हमें देखना है। इसमें डेट और इक्विटी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। टोटल हमारा उधार कितना है, हमारी इक्विटी कितनी है, इसमें हम प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन फाइनेंसिंग कंपनीज देखते हैं कि हमारा जो डेट है, हमारा जो उधार है वो क्या है। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो यानी कि इसमें शेयर होल्डर की इक्विटी और एसेट्स को देखते हैं। यहाँ पे फाइनेंस्ड बाय ओनर्स कैपिटल, ये ओनर्स कैपिटल लगाई जाती है इसमें। फिर आगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें आता है EBIT एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये इंडिकेट करता है एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि हमने किसी से बहुत लंबा उधार लिया है तो उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोन बोल सकते हैं। फिर आ गया करंट रेशियो। करंट रेशियो हमने ऊपर भी पढ़ा, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को हेल्प करता है। एंड क्विक रेशियो यानी कि फोकस ऑन इमीडिएट लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये दोनों हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। तो ये हमें जो रेशियोज हैं ये बताते हैं कि हमारी जो सॉल्वेंसी पोजीशन जो है वो बिजनेस की क्या है। ये आपको अब इतना डिटेल में नहीं जाना है इसके, बिकॉज इसके अगेन मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल आएगा, राइट। सिग्निफिकेंस हेल्प्स मैनेजमेंट इवेलुएट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर अगेन ये वही बात है कि ये हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में हेल्प करता है। सॉल्वेंसी मीन्स हम कितना अपना उधार चुका सकते हैं, कितना लोन हम अपना चुका सकते हैं, उसके बारे में हमें बताता है। हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है वो बताता है। लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, लॉन्ग टर्म ड्यूटीज, लाइबिलिटीज को पूरा हम कर सकते हैं या नहीं। एंड हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या लेंडर्स हैं उसके ऊपर कितना रिस्क है वो बताता है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। सॉल्वेंसी मीन्स हम अपने
जिनसे हमने उधार लिया हम उनको कितना पे कर सकते हैं, क्या हम उनको पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम डिटेल में देखते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का क्या मतलब है। हमने ये तीनों एक एक बार हमने ऊपर पढ़ी है। लिक्विडिटी मीन्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करना। ऑब्लिगेशंस को हम लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम करंट एसेट्स के थ्रू करते हैं। सॉल्वेंसी में लॉन्ग टर्म उधार यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स, इसमें हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी में जनरेट अर्निंग यानी कि हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब इनमें रिलेशनशिप क्या है वो देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेंथन्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी एज रिटेन्ड अर्निंग्स इन इंक्रीज अवेलेबल एसेट्स। यानी कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑब्वियसली अगर हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो हमारा लिक्विडिटी यानी कि हम शॉर्ट टर्म उधार भी चुका सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म उधार भी चुका सकते हैं अगर हमें प्रॉफिट होगा। सेम उन्होंने यहाँ पे बोला है। एडिक्वेट लिक्विडिटी इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस एंड टाइमली डेट पेमेंट सपोर्टिंग सॉल्वेंसी। अगर लिक्विडिटी यानी कि हम सही सिचुएशन में हुए कि हम अपने शॉर्ट टर्म पे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या होगा कि हम टाइमली अपना उधार पे कर पाएंगे, ठीक है। सॉल्वेंसी जो है, सॉल्वेंसी श्योर करता है कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ना तोड़े। यानी कि हमने अगर किसी से पैसा लिया 2-3 सालों के लिए तो हम उसको धीरे धीरे करके चुका पाए, सो दैट हमारे जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हमें पैसे एक्चुअल में दिए हैं वो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पुअर लिक्विडिटी, अब यानी कि हम जो शॉर्ट टर्म हमारी जो डेट्स है वो नहीं पूरी कर पाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी सॉल्वेंसी पे इफेक्ट होगा। यानी कि हम जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को भी पे नहीं कर पा रहे, सो दैट इज वेरी अ बैड थिंग। फिर अब बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी, अब जो प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस है, लिक्विडिटी बैलेंस एंड सॉल्वेंसी बैलेंस है, वो है एक हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि तीनों चीजों का बैलेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर हमारी जो लिक्विडिटी है वो सही होगी, यानी कि हम शॉर्ट टर्म जो डेट्स है वो पे कर पा रहे, तो ऑब्वियसली हम लॉन्ग टर्म भी पे कर पाएंगे एंड हमारा प्रॉफिट भी, यानी कि इट मीन्स अच्छा ही हो रहा है। अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों जो है वो इजीली चुका पा रहे हैं। एंड अगर हमारी सॉल्वेंसी अच्छी है यानी कि हम लॉन्ग टर्म जो डेट्स है वो हम इजीली पे कर सकते हैं। तो तीनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इन्होंने बताया। अब ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ा था, वही सेम रेशियोज हैं एंड अब इनकी सिग्निफिकेंस हमने और लिखे है, तो हम आप यहाँ से भी उनको उठा सकते हो। तो प्रेफर टू लर्न दिस क्वेश्चन, लर्न दीज रेशियोज, ठीक है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में हेल्प आउट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि हमने 5 अकाउंटिंग रेशियोज को एक्सप्लेन करना है एंड उनका सिग्निफिकेंस बताना है। हम ये पढ़ चुके हैं करंट रेशियो, इसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इसकी आइडल रेशियो है 1.5:1 और 2:1। ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हमें बताती है एंड हमें करंट ऑब्लिगेशंस यानी कि करंट लाइबिलिटीज हम पे कर सकते हैं या नहीं ये वो भी बता सकती है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो, एसेट रेशियो ये हमने देखा था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, यानी कि ये मोस्ट स्ट्रिंजेंट होते हैं टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी देन करंट रेशियो। ये हमें लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं, ये हमें करंट रेशियो के बारे में कम, लिक्विडिटी के बारे में ज्यादा बताता है। एंड ये इन्वेंट्री एक्सक्लूड करता है बिकॉज वो इजिली लिक्विडेट नहीं होती। हम कोई भी मशीन लेके आते हैं, लिक्विडेट का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, हम कोई भी मशीन लेके आते हैं, सपोज मैंने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया है, तो मैं ऐसा थोड़ी करूंगी कि 1 महीने बाद वो मशीन बेच दूंगी। ऑब्वियसली मैं कितने कितने साल जो लोगों की मशीनरी है वो पड़े रहती है, तो हम उसको माइनस कर देंगे बिकॉज हम उसको इजीली कैश में कन्वर्ट अभी नहीं कर सकते। इसकी आइडल रेशियो होती है 1:1। फिर आ जाता है डेट इक्विटी रेशियो, इसमें हम डेट यानी कि उधार और इक्विटी के बारे में देखते हैं। डेट को हम डिवाइड करते हैं इक्विटी से, ये फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन बताता है एंड हमें ये बताता है कि हमारे जो क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जिन्होंने हम पे पैसा लगाया है उनको हम उधार चुका सकते हैं या नहीं है, हमें वो बताता है। डेट ऑब्वियसली उधार। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये नया है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100।
ये एफिशिएंसी बताता है हमारी कंपनी की कि हमारी कंपनी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, यानी कि हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट मतलब कि हमारा एक्चुअल में एफिशिएंसी कितना है। ये डिटेक्ट करता है नॉर्मल कॉस्ट को इंक्रीज और सेल्स डिक्लाइन, यानी कि अगर कोई बाई चांस कोई हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा लग गया या बाई चांस हमारा कोई सेल जो है वो कम हो गया, यानी कि कोई लॉस हो गया, तो वो बताता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। एंड एफिशिएंसी इन यूजिंग कैपिटल, ये जो हम अपना कैपिटल लगाते हैं ना, बिजनेस में जो ओनर्स होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं, ये उसके रिगार्डिंग सारी प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी बताता है। एंड ये ओवरऑल कंपेयरिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज उससे हमें पता लगता है कि हमारा जो कैपिटल हमने लगाया था उसकी बेसिस पे हमें अपनी नेट प्रॉफिट का पता लगता है। सो ये थे कुछ रेशियोज और उनकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल रेशियो सिग्निफिकेंट व्हाइल इंटरप्रेटिंग पब्लिश्ड अकाउंट्स एंड एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस ड्रॉन फ्रॉम देम। ओके, तो हमने इसमें कुछ रेशियोज के बारे में बताना है एंड उनकी आगे जो लाइक जो प्रिंसिपल रेशियोज को डिस्क्राइब करना है एंड उनका इन्फेरेंस बताना है। ओके, सो पहला आ जाता है रेशियो के बारे में हम बात करें तो तीन हमने रेशियो पढ़ी थी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड टर्नओवर रेशियो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ी, हमने ये तीन पढ़ी है। लिक्विडिटी में हमने क्या देखा था, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को हमने पे करना है। सॉल्वेंसी में क्या देखा था, लॉन्ग टर्म हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखा था कि लॉन्ग टर्म में हमारी कंपनी क्या कैसे परफॉर्म करेगी। ठीक है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को अगर देखें तो ये हम बेसिकली प्रॉफिट के बारे में बताता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब लिक्विडिटी, अब हम पहले एक चार्ट बना देंगे जिसमें हम बताएंगे रेशियोज। ठीक है, फिर हम ऐसे चार्ट बनाएंगे। पहला हम बताएंगे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो में आ जाता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में आ जाता है डेट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, ये हम ऊपर कर चुके हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी में आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, और एक और आ जाता है ROCE। ठीक है, ऐसे हम चार्ट बनाएंगे, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे रेशियो एनालिसिस की। फिर हम इन सब के बारे में बताएंगे, इनकी आइडल जो हमने रेशियो पढ़ी थी वो बताएंगे, एंड फिर हम इनके सिग्निफिकेंस बताएंगे। ऐसे हम अपने आंसर को क्रिएट करेंगे अगर ऐसा कोई भी रेशियोज वाला क्वेश्चन आ जाता है तो। आगे आ जाता है टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टर्नओवर मीन्स हमारी सेल के बारे में पूछ रहा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये दो होती है। इनकी एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पे नहीं दी, नहीं पूछी नहीं है बेसिकली उन्होंने। इवेल्युएट एफिशिएंसी इन मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में हेल्प करता है। वर्किंग कैपिटल जो हमारे काम के लिए हमारी कैपिटल यूज हो रही है उस वो हमारी कैसी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसका इन्फेरेंस क्या है, यानी कि हमने इससे क्या देखा, इससे हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है कंपनी को अपनी ऑब्लिगेशंस यानी कि अपनी ड्यूटीज पूरी करने में से, प्रॉफिट जनरेट करने में से, और कंपनी के रिसोर्सेज को इजीली और एफिशिएंटली यूज करने में ये हमें सारी रेशियोज हेल्प करती हैं। एंड ये हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को भी बताती हैं। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, ये हमने फॉलोइंग रेशियोज को डिस्क्राइब करना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, करंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितनी भी हमारी गुड्स सोल्ड हुई है उसकी कॉस्ट क्या लगी है बेसिकली, और हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है उसको हम डिवाइड कर देंगे। ये हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताता है। ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि हमारे जितने भी काम करने के हमारे खर्चे हो रहे हैं बेसिकली उनको हम सेल से डिवाइड करते हैं इनटू 100। ये बताते हैं कि अगर लोअर रेशियो है, यानी कि अगर रेशियो कम है तो हमारे काम करने का तरीका सही है। अगर हमारी रेशियो बहुत ज्यादा है तो हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इसमें हम इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं और ये बताता है कि क्या हमारी कंपनी उधार अपना चुका सकती है या नहीं। डेट इक्विटी रेशियो हमने कर लिया है जिसमें हम उधार के बारे में बताते हैं, अगेन हमारे जो है वो डेट्स के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग द मैनेजमेंट। अब ये कुछ टर्म्स है, ये हमने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट ऑल। ओके ओके,
तो हम ये देखते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड, हम वो देखते हैं। पहला आ जाता है प्राइस अर्निंग। अब प्राइस अर्निंग क्या होता है कि ये हमें बताता है कि हमारी जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो क्या है, हमारा जो इन्वेस्टर का परसेप्शन है वो क्या है, और जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ की जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उनके बारे में बताता है। एंड इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अभी आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज अगेन जब आप चैप्टर का प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये सारी चीजें और बेटर तरीके से क्लियर होंगी। हमेशा जो अकाउंट्स है वो हमेशा थ्योरी के साथ नहीं चलती। कुछ सब्जेक्ट्स थ्योरी के साथ पूरे पूरे जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा थ्योरी देखा, सेकंड चैप्टर की थ्योरी अच्छे से देखी। बट कुछ जो चैप्टर्स होते हैं वो थ्योरी के साथ नहीं जाते, तो उनका प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं जस्ट आपको एक तरीका बता देती हूँ एक आंसर प्रेजेंट करने का, एक आंसर बताने का। सो यू हैव टू बेसिकली लर्न दीज, ठीक है। जब आप अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, बट अगर आपने अकेली थ्योरी करनी है तो आपको एट द एंड याद ही करना पड़ेगा फॉर द एग्जाम्स, बिकॉज कुछ चैप्टर्स हम अकाउंट्स के स्पेशली थ्योरी पे नहीं रिलायबल हो सकते। So focus on the practical part for this chapter, okay? So मैं अब आपको फॉर्मूला बता सकती हूँ इसका। अब एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपको प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझ में आ सकता है, राइट? अब आगे आ जाता है कैपिटल गेयरिंग। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें हम बेसिकली फंड्स के बारे में बताते हैं, इंटरेस्ट का जो होता है, ठीक है। तो अगर इसमें हाई गेयरिंग है यानी कि हमारा उधार बहुत ज्यादा है, और अगर उधार ज्यादा है, ऑब्वियसली अगर हमने उधार 50 लाख का लिया है तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज्यादा होगा, इसमें कोई सच सोचने वाली बात नहीं है। अगर लो गेयरिंग है यानी कि जो हमारे जो हमारा डेट है वो कम है, यानी कि बहुत ज्यादा हमारे पास इक्विटी है एंड वो बहुत ज्यादा सेफर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि हमारी जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री आपको पता होगा स्टॉक, स्टॉक की जो सेल है उसके बारे में रेशियो है। ये एक गुड्स की कॉस्ट कितनी आई है। अब मैं आपको फॉर्मूले भी ऐसे ही समझा सकती हूँ गुड्स की कॉस्ट, अब मैं आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके यहाँ पे नहीं बता सकती, राइट। और इसमें आ जाता है एवरेज इन्वेंट्री, इसको हमने डिवाइड करना है। ये हमें बताएगा कि जो हमारा इन्वेंट्री है उसकी कन्वर्जन हो रही है सेल्स में, यानी कि वो हमारा सेल में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारे पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है, अगर वो सेल हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि हमारा टर्नओवर यानी कि जो हमारी सेल है वो ज्यादा है, एंड इसका मतलब है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है। नेट इनकम रेट ऑफ सर्विस रेशियो, नेट इनकम यानी कि हमारी जो इनकम आती है और हमारी जो रेवेन्यू है ये प्रॉफिटेबिलिटी को हमारे बताती है। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट ऑल। कैपिटल गेनिंग हमने ऊपर देख लिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अब मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा ये आरओआई से हम पता कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, राइट। अभी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैपिटल की बताता है, क्योंकि हमने एट द एंड इन्वेस्टमेंट की मतलब हमने कैपिटल लगाई, उस पे हमें क्या मिल रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डेट सर्विस रेशियो, ये सर्विस डेट के बारे में बताता है, टर्नओवर रेशियो सेल्स के बारे में बताते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। ये मैं आपको लिख देती हूँ, राइट। एफिशिएंसी, सेल, डेट, परफॉर्मेंस, डेट रिस्क, ठीक है जी। ओके सो ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हमने डिफाइन करना है, हाउ दे वर्कड आउट, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगेन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो आप रेशियो एनालिसिस की पहले डेफिनेशन दोगे, फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की डेफिनेशन दोगे। हमने ऊपर पढ़ा है कि वो हमारे प्रॉफिट के बारे में बताता है बेसिकली, ठीक है। फिर आप उसके जो है वो टाइप्स दोगे, ये जो टाइप्स लिखी हुई है 4 टाइप्स, फिर आप आगे इनके फॉर्मूलाज लिखोगे, फिर आप इनकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे, एंड देन यू विल राइट द कंक्लूजन, ठीक है। तो आपने बेसिकली ऐसे प्रेजेंट करना है।
अब हमें रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन पता है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की डेफिनेशन पता है, ये टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हम देखेंगे, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, टाइप्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बात आ गई एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। एंड एट द एंड कंक्लूजन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगेन प्रॉफिट के बारे में बताता है हमें ये क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, हम प्रॉफिट को सेल के साथ डिवाइड करते हैं, इससे हमें एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। नेट प्रॉफिट जो है वो हम सेल्स के साथ डिवाइड करते हैं, इसके हम ओवरऑल ये एफिशिएंसी यानी कि काम करने का तरीका, और प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यानी कि एफिशिएंसी ऑफ द कोर ऑपरेशंस। कोर मींस जो बहुत लाइक पर्टिकुलर जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका हम देखते हैं इसमें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अगेन परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि हमारा रिटर्न कितना गया है। सो दीज आर अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगेन यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल फॉर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इसका करना ही पड़ेगा। ओके, the directors of the General Cloth Mills Limited are concerned at the present decline in their gross profit rates. यानी कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कि इनकी ग्रॉस प्रॉफिट हमें नाम से समझ में आ जाना चाहिए, एफिशिएंसी कम हो रही है। लास्ट 3 इयर्स में इनने पॉसिबल रीजन देखे हैं डिक्लाइन के। अब इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब क्या होगा कि हायर वेजेस और ओवरहेड इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट। वेजेस बहुत ज्यादा हाई दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस है जो इनका कम हो रहा है ड्यू टू कंपटीशन, यानी कि साथ वाला जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत कम प्राइस में दे रहा है, तो इनको भी कम प्राइस में देना पड़ेगा, जो कि इनको सूट नहीं करा बिकॉज इनकी कॉस्ट ज्यादा है। अब इनएफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हमारा सही नहीं है, यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है रॉ मटेरियल्स की, जो उसके बाद जो प्रोडक्शन हो रही है वो हमारी ठीक तरीके से नहीं हो रही। वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है, मशीन्स खराब बहुत हो रही है और स्पॉइलेज बहुत हो रही है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा पुअर है, और मार्केटिंग जो है वो बहुत इनएफिशिएंटली हो रही है। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं सभी चीजों में कि हमारी जो है बेसिकली हमारा जो है वो हमारे काम करने का तरीका बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तो वो कैसे हो सकता है? पहले तो हम बहुत ज्यादा खर्चे कर रहे होंगे, हमने अपना प्राइस भी कम कर दिया, हमने प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा बहुत खराब है, हम वेस्टेज कर रहे हैं, स्पॉइलेज कर रहे हैं, हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सही नहीं है, इसलिए वो कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट की है, अब सपोज एक कंपनी है, एक पर्सन ने उसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसको कुछ तो मिलेगा ना उसके बदले में, उसके पैसे यहाँ पे अटके हुए हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए। सो दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसीडर की जाती है द मास्टर रेशियो विच रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताने में हेल्प करता है। वो कह रहे हैं शो करो एग्जाम्पल एंड वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस इफेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी डिसीजन है जो आरओआई को इफेक्ट करते हैं हमने वो बताने हैं। पहले तो हमने आरओआई के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, आरओआई का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हम कैपिटल लगाते हैं, इनटू 100, और ये एग्जाम्पल दी हुई है। अब आ जाएगा मैनेजरियल डिसीजंस जो कि आरओआई को इफेक्ट करते हैं। अगर हमारा सेल, अब सपोज एक कंपनी है जो कि कपड़े बनाती है, ठीक है, अब इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, अब मेरे को कुछ चाहिए, वो मेरे को कैसे मिलेगा? आई नीड समथिंग, वो मेरे को कैसे मिलेगा? पहले तो जो है वो सेल्स हमारी बढ़नी चाहिए, सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और हमारा आरओआई जो है वो जो हमारा आरओआई वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये सही तरीके से लिख के बताती हूँ। पहले क्या होगा, पहले जो है हमारा सेल बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, उससे जो हम है वो रिटर्न
ज्यादा दे पाएंगे, जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड पॉइंट इज हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो जो हमारा अगेन नेट प्रॉफिट है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। एफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट, अगर हम एफिशिएंट होंगे, ठीक है, तो अगेन हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, अगेन हम आरओआई ज्यादा दे पाएंगे। पुअर इन्वेंट्री, यानी कि हमारा जो स्टॉक है वही नहीं है हमारे पास। अगर स्टॉक ही नहीं है हमारे पास तो हमारे पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो हम नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम ऑर्डर्स नहीं दे पाएंगे तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारा आरओआई भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो आरओआई है वो हमें बताता है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि इसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी और इसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है। तो बेसिकली हम ये इतना आइडिया ले सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं, एफिशिएंसी के बारे में बताता है एंड इफेक्टिवनेस के बारे में बताता है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। करंट रेशियो, सेल टू फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट्स टू सेल, नेट वर्थ टू फिक्स्ड एसेट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 19th क्वेश्चन। उन्होंने बोला यूजफुलनेस के बारे में बताना है। करंट रेशियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं। सेल टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताता है। सपोज मेरी एक मशीनरी है, वो मैं ऐसा तो नहीं कि एक साल बाद यूज करके उसको फेंक दूंगी या एक महीने बाद बेसिकली उसको फेंक दूंगी, साल तो हम फिर भी चला सकते हैं। मैं उसको 2-3 साल या मोर चलाऊंगी। तो वो मेरी जो मशीन है वो मेरी कितनी सेल दे रही है, बेसिकली हमने उसको देखना है, यानी कि सेल टू फिक्स्ड एसेट, यानी कि हमारा जो फिक्स्ड एसेट है वो हमें कितना हेल्प कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने में, इसमें हम वो देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट्स टू सेल्स। अगेन जहां पे प्रॉफिट आ गया, यानी कि वो हमें प्रॉफिट के बारे में ही बताता है। नेट वर्थ टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि इसमें आ जाएगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि हम फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं कि हम अपने फाइनेंशियल काम इजीली कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। सो ये थे। अब इसके यूजफुलनेस ज्यादा नहीं हो सकते, करंट रेशियो का एक ही होगा, सेल टू फिक्स्ड का एक ही होगा, ठीक है। तो इसके हम बेसिकली फायदे बता रहे हैं। जो करंट रेशियो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, सेल टू फिक्स्ड है वो फिक्स्ड एसेट के साथ हम कैसी सेल कर पा रहे हैं, प्रॉफिट टू सेल्स अगेन प्रॉफिट के लिए, और नेट वर्थ टू फिक्स सेल, यानी कि हमारी जो नेट वर्थ है, हम बोलते हैं ना हमारी कंपनी की नेट वर्थ इतनी है, तो यानी कि हम लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली कितना स्टेबल है हम वो देखते हैं। आगे आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने कितनी बार ऊपर वर्ड पढ़ा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है वो देखते हैं। Capital employed refers to the total long-term funds invested in the business for the purpose of generating profits. Capital. जब हमने +1 में अकाउंट स्टार्ट की थी तो हमने पहला वर्ड ही पढ़ा था कैपिटल। तो कैपिटल क्या था, यानी कि पैसे लगाना, किसी कंपनी में पैसे लगाना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का वही मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म में हमने कितना फंड इन्वेस्ट किया है कि हम अपने बिजनेस में से प्रॉफिट ले पाए। It represents the resources actively used in the business operations. Resources means money. यानी कि हमने कितने पैसे लगाए हैं अपनी कंपनी में सो दैट हम जो है वो अपने बिजनेस को चला पाए। अब जब हमने +1 में स्टार्ट किया होगा तो हमने पहली डेफिनेशन यही पढ़ी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड की दूसरी है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम ये देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। पहले तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करता है अगर हमने पैसे ज्यादा लगाए हैं। अब सपोज हमने पैसे बहुत ज्यादा लगाए हैं, इट मीन्स हमें कंपनी पे ट्रस्ट है, और अगर कंपनी पे ट्रस्ट है तो यानी कि वो फाइनेंशियली स्ट्रेंथन है, वो हमें वापस कर देगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि अगर मैंने कैपिटल लगाया है तो मेरे को उस पर कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर रिटर्न हमें अच्छा मिल रहा होगा तो यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है और लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में। एफिशिएंसी ऑफ द फंड यूटिलाइजेशन, यानी कि जो हमारे फंड है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, ये वो भी देखता है। परफॉर्मेंस को कंपेयर भी करता है
अदर बिजनेसेस से या इंडस्ट्री से। असिस्ट करता है कैपिटल बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमें अपनी कंपनी के लिए क्या डिसीजंस चाहिए और क्या और कितना कैपिटल हमें लगाना है, ये सारी चीजें बताता है। अब सपोज किसी कंपनी में मैंने पैसे लगाए हैं, तो ऑब्वियसली मेरे को पता है कि वो कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, मेरे को पता है कि वो हमें मुझे क्या रिटर्न देगी। फंड यूटिलाइजेशन का भी हमें पता चल गया कि कैसे हमने फंड्स को यूटिलाइज करना है। हम इसे कंपेयर भी कर पाएंगे अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से, और हम डिसीजंस भी ले पाएंगे। तो ये फायदे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप्स टू एग्जामिन। To analyze a business unit, the following financial relationships or the ratios are important. अब हम कुछ रेशियोज देखते हैं। पहला आ जाता है डेट इक्विटी रेशियो, जो कि हमें लॉन्ग टर्म जो हमारे डेट्स है वो हम दे सकते हैं नहीं, वो बताते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल नाम से समझ में आ रहा है। फिर लिक्विडिटी में अगर हम देखें, ये आ जाता है कैपिटल के बारे में, ठीक है। लिक्विडिटी का देखें तो करंट रेशियो हमें पता है शॉर्ट टर्म के लिए, और क्विक रेशियो जो कि लॉन्ग टर्म हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अर्निंग पावर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि क्या जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया उस पर क्या हमें रिटर्न मिलेगा, और इस पे नेट प्रॉफिट रेशियो भी आ जाता है। तो हमने देखना है बेसिकली कि इनका रिलेशनशिप क्या है। अब पहले तो हम पर्पस देखते हैं। हम बोलते हैं ना यूजफुलनेस क्या है, पर्पस क्या है, हम वो देखते हैं। पहले तो डेट इक्विटी, नाम से समझ में आ रहा है डेट। डेट यानी कि हम उधार चुका पाएंगे या नहीं, और हम उधार तभी चुका पाएंगे लॉन्ग टर्म का जब हम फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, एंड जो हमारी जो है हम फाइनेंशियली स्टेबल होंगे बेसिकली लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है यही बताने में कि क्या हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं या नहीं, और ये हमें डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को भी बताता है, यानी कि ये हमें रिस्क के बारे में बताता है। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विडिटी, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो हम अपनी कैसी कंपनी को लाइबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हमने देखा था प्रॉफिट के लिए होता है, ये हमने ऊपर अभी जस्ट पढ़ा ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ जी, ये आरओई जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये दोनों आगे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रही है और कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर, अब इंडिकेट सॉल्वेंसी एंड द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, यानी कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि हमारी कितनी उधार चुकाने की हमारी जो है वो लाइक जो है हम कितना उधार कैसे चुका सकते हैं। लिक्विडिटी बात करता है कि हाँ सारे जो बिजनेस है वो इंश्योर करता है कि क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को और वर्किंग कैपिटल को की जो नीड्स है उनको पूरा कर पाए, यानी कि क्रेडिटर्स को उधार जो उन्होंने लिया है क्रेडिटर से वो उनको दे पाए, सप्लायर से जो सामान लिया उसके पैसे दे पाए, एंड वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा कर पाए। अर्निंग पावर अगेन प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है प्रॉफिट के रिलेटेड है। अब ऑब्वियसली आपको चीजें कुछ समझनी पड़ेंगी डिटेल में जाके, कुछ चीजें अगेन आई से कि हम प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ पाएंगे, बट हमें अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे ना इन चीजों को तो ये चीजें बहुत इजी हैं। बार बार वही बस चीजें रिपीट की हुई हैं, बस आपको एक लिखने का तरीका आना चाहिए एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन इज की फाइनेंशियल टर्म्स एंड देयर परफॉर्मेंस एंड देयर इंपॉर्टेंस, सॉरी। अब हमने कुछ जो है वो टर्म्स देखनी है जो हमारी यूज होती हैं अकाउंटेंसी में, और हमने उनकी इंपॉर्टेंस देखनी है, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। The first one is trading on equity. Using borrowed funds along with the equity capital to increase the return on shareholders equity. यानी कि हम इसमें अपनी कैपिटल के साथ साथ आगे डेट भी लेते हैं, यानी कि उधार भी लेते हैं, बोरो भी करते हैं, सो दैट हम जो शेयर होल्डर है उनको उनके पैसे चुका पाए। उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको रिटर्न भी मिलना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डेट लेते हैं। एम्पलीफाइज प्रॉफिट इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स इंटरेस्ट ऑन डेट, helps in optimal capital structuring risk if
प्रॉफिट्स फॉल, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस रिमेन, इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब सपोज कई बार क्या होता है कि हमारी कंपनी में शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उनको हमें कुछ तो रिटर्न देना है, बट बाय चांस क्या हुआ कि हमारा जो प्रॉफिट था वो कम हो गया। अब रिटर्न उतना ही देना है, प्रॉफिट कम है, तो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या होता है कि हम बोरोड फंड्स लेते हैं, हम फंड्स लेते हैं सो दैट हम अपने शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ा पाए। नेक्स्ट इज प्राइस अर्निंग्स, shows the relationship between market price of the share and its earnings, reflects market perception of growth potential, यानी कि मार्केट के रिलेटेड सारी चीजें बताता है। ये ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू हमने पढ़ा होगा, ये इन्वेस्टर्स को बताता है कि जो शेयर्स हैं वो ज्यादा प्राइस के हैं या कम प्राइस के हैं, एंड ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में। ऑपरेटिंग लेवरेज measures impact of fixed cost on operating profit। इसमें क्या होता है कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, स्मॉल इंक्रीज इन सेल कॉज लार्ज इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, indicates businesses due to high fixed cost, helps in planning production and sales strategies। अब इसमें क्या होता है कि ये हमें बताता है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे कि फिक्स्ड क्या है, हमारा रेंट, हम चाहे कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, हमारा रेंट जरूरी होता है, हमें सैलरी देनी ही पड़ती है, हमारी मशीनरी के जो खर्चे हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट्स होती है हमारी, ठीक है, जो हमारे खर्चे होने ही होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हाई ऑपरेटिंग लिवरेज यानी कि स्मॉल इंक्रीज इन द सेल्स कॉज लार्ज इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर सेल में थोड़ा भी चेंज आएगा तो प्रॉफिट में ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर रेंट किसी जगह का 50,000 है तो वो 50,000 ही रहेगा, राइट। तो उसमें क्या है कि हमारा जो रिस्क है, बेसिकली बिजनेस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, बिकॉज हमारी जो कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी, रेंट हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे हमारी सेल 20,000 हो, हमें रेंट उतना ही देना पड़ेगा। इससे हमें क्या होता है कि प्लानिंग प्रोडक्शन में एंड प्रोडक्शन की प्लानिंग में हमें हेल्प होती है। द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल लिवरेज। ये हमें ये दिखाता है कि हमने जो उधार लिया है उसको कैसे हमने यूज करना है, एंड हमारे नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। यूज ऑफ डेट टू फाइनेंस ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि हमने जो अपना डेट लिया है उसको कैसे हमें यूज करना है सो दैट हम इजीली जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर पाए। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईपीएस होता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, सॉरी दैट इज ईबीटी। ओके, तो वो इसमें बोल रहे हैं, इसमें ओके दिस इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें ईपीएस और ईबीआईटी का डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, एनहांसेस शेयर होल्डर रिटर्न व्हेन बिजनेस प्रॉफिट्स एक्सीड्स इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि हमारे जो शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है वो एनहांस हो जाता है जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। यानी कि हमारे अगर शेयर होल्डर ने 50,000 हमारे पे इन्वेस्ट किया तो हमें उसको रिटर्न देना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो रिटर्न भी इंक्रीज हो जाएगा। हाई लिवरेज इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क ड्यूरिंग द लॉस, हेल्प्स मैनेजमेंट डिसाइड ऑप्टिमल डेट लेवल, यानी कि हमें डेट लेवल बताने में हेल्प करता है, और हमारा रिस्क भी इससे इंक्रीज हो सकता है अगर हमारा लिवरेज जो है वो हाई होगा। हमने पढ़ा था ऊपर हाई लिवरेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होता है मैनिपुलेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी कि मैं अपनी बैलेंस शीट में मेरा लॉस नजर आ रहा है, ठीक है, बट मेरे को क्या करना है, अगर मैं लॉस दिखाऊंगी तो जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टर्स मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। तो मैं क्या करूंगी, बैलेंस शीट में मैं प्रॉफिट शो करूंगी सो दैट हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे साथ ही रहे एंड हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे।
मिसलीड इन्वेस्टर्स, यानी कि हमने इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर दिया, इन्वेस्टर्स को धोखा दिया, हमने क्रेडिटर्स को धोखा दिया, शेयर होल्डर्स को धोखा दिया। अब कॉमन टेक्निक्स क्या हैं? इनमें हम एसेट्स को इन्फ्लेट कर सकते हैं, हम एक्सपेंसेस को नहीं दिखा सकते एंड हम ज्यादा कैश बैलेंस दिखाएंगे। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? विंडो ड्रेसिंग, यानी कि हम धोखा दे सकते हैं कि हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है और आप हमारी कंपनी में पैसा लगा दो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ये बताते हैं कि कैसे जो है वो क्विकली एक कंपनी पे कर सकते हैं अपने सप्लायर्स को। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा क्लोथ्स का बिजनेस था और मैंने जो है वो थ्रेड लिया किसी अपने सप्लायर से, यानी कि धागा लिया। अब मैं कितनी जल्दी उसको पैसे दे, अब मैं धागा लेती हूँ बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो मेरा XYZ अमाउंट बन जाता है, ठीक है। अब मैं ये XYZ अमाउंट कितनी जल्दी पे कर सकती हूँ सप्लायर को जिसने मेरे को थ्रेड दिया, वो बताता है हमारी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ये पेमेंट एफिशिएंसी बताता है, एज आई सेड, मैंने भी आपको ये बोला, ठीक है। ये गुड सप्लायर रिलेशनशिप है, यानी कि सप्लायर को बताता है कि कैसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, यानी कि वो हमें थ्रेड देते रहे, हम उनको पैसे देते रहे, सो दैट इज अ गुड रिलेशन। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ में ये हमें एक्सेस करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये लास्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है कोर बिजनेस ऑपरेशन से, राइट। यानी कि हमारी बेसिकली प्रॉफिट कितना है सेल्स के रिलेटेड में जब हम देखते हैं तो, यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग ओके हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, यानी कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, उनको यूज करके हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रिफ्लेक्ट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि हम कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, अपनी मैनेजमेंट कर रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है और डिसीजन अच्छे लेने में हेल्प करता है। और कंपेयर कर सकते हैं हम इसमें परफॉर्मेंस अपने आप से भी और अपने कॉम्पिटिटर से भी। सो ये थी हमारी सारी बेसिकली हम बोल सकते हैं जो हमारे रेशियोज थे, नॉट द रेशियोज बट जो हमारी अकाउंटिंग टर्म में कुछ टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, तो उनको हमने एक्सप्लेन किया। तो एज अ कंक्लूजन जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि जो हमारा कैपिटल है, उसके रिलेटेड जो रेशियोज हैं वो हमें फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी की हेल्थ क्या है फाइनेंशियल। हमारी कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं, यानी कि हमारी कंपनी कितनी जल्दी और कितनी अच्छे से हम पैसे वापस कर सकते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और फिर हमने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी एंड अर्निंग्स इज क्रिटिकल फॉर इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट एंड क्रेडिटर्स, यानी कि ये तीन चीजें, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, हमारी जो हमने जो उधार लिया है उसको हम कैसे चुका सकते हैं, एंड हमारी जो अर्निंग्स है वो हमारे इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो हमें इन्वेस्ट करते हैं, उनका रिस्क, उनके पैसे दाव पे लगे हैं, हमारी कंपनी में लगे, तो उनके लिए रिस्क है, तो हमने उनको भी रिटर्न करना है। और हमें ये रेशियो एनालिसिस हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और क्रेडिटर्स, यानी कि हम कितनी जल्दी क्रेडिटर्स को पे बैक कर सकते हैं, कि उसके बारे में भी बताते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली इन तीन चीजों के अराउंड ही घूमता है। सो अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट्स अलाउ एफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन एंड इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो भी हमने फंड्स लिए उसको कैसे हमने यूटिलाइज करना है एंड लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को कैसे स्मूथली वर्क करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। दिस इज अ वेरी लाइक शॉर्ट चैप्टर, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा एज थ्योरी बनती नहीं है। मोस्टली इट्स द प्रैक्टिकल चैप्टर। आप थ्योरी जितनी मैंने कराई है आई थिंक इट्स एनफ, बट स्टिल यू कैन हैव अ लुक इनटू योर बुक। ये मैंने बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं थ्योरी के, ये मैंने आपको वो करवाया फ्रॉम योर बुक ओनली, राइट। So I hope these are clear to you. So in the next lecture, we'll be starting with the next chapter. So thank you.